वेलकम टू एवरीवन। आज हम लोगों का फर्स्ट डे है फोर्थ सेमेस्टर में, और मैं जो फोर्थ सेमेस्टर पे बात करूँगा वो पेपर है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। जब हम लोग बुक परचेज करने जाएंगे तो इसी पेपर का नाम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से के नाम से भी मिल सकता है, या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के नाम से भी मिल सकता है। क्लियर? तो सारा जो नेम है वो एक ही पेपर का नेम है, बट अलग अलग नेम है। क्लियर? चलिए, तो अकॉर्डिंग टू पॉलिटेक्निक सिलेबस इस पेपर पे मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर पे जो हम लोग बात करेंगे वो हमारा टोटल 7 यूनिट्स है, और हमारा फर्स्ट यूनिट है स्ट्रेस स्ट्रेन, सेकेंड यूनिट है इलास्टिक कांस्टेंट एंड प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, थर्ड यूनिट है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, फोर्थ यूनिट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिफ्थ यूनिट है स्ट्रेसेस इन बीम, सिक्स यूनिट है एनालिसिस ऑफ ट्रसेस, एंड लास्ट यूनिट है स्ट्रेन एनर्जी। ये सारा यूनिट जो है काफ़ी इजी है और एकदम इंटरेस्टिंग है, और ये हमारा इम्पॉर्टेंट है फोर्थ सेमेस्टर के लिए। तो इम्पॉर्टेंट पेपर है ही, और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट पेपर है। क्लियर? तो इसको एकदम इजी वे में समझना है सारा। आपको कहीं भी अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, अपना सर भारी नहीं करना है। क्लियर? चलिए, पहला हमारा फर्स्ट यूनिट जो है स्ट्रेस स्ट्रेन, उस पर हम लोग बात करते हैं। और स्ट्रेस स्ट्रेन में जो फर्स्ट टॉपिक है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स है। तो हमने 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को लिया है। इससे और भी ज़्यादा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोग आगे रीड कर लेंगे। हम लोग अभी फ़िलहाल 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पे बात करते हैं। ये सारा इम्पोर्टेंट है मटेरियल के बारे में जानना। तो फर्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टीज़ है वो इलास्टिसिटी, सेकेंड प्लास्टिसिटी, थर्ड डक्टिलिटी, फोर्थ ब्रिटलनेस, फिफ्थ मेलेबिलिटी, सिक्स टफनेस, सेवंथ हार्डनेस एंड लास्ट स्ट्रेंथ। ठीक है? तो चलिए हम लोग वन बाय वन बात करते हैं। सबसे फर्स्ट जो है हमारा इलास्टिसिटी, इसको समझिए इलास्टिसिटी है क्या। तो जब हम कोई भी एक बॉडी ले रहे हैं, क्लियर, इस बॉडी पे ये कोई भी मटेरियल हो, किसी भी मटेरियल से बना हुआ बॉडी हो, इस बॉडी पे इस मटेरियल पे हम लोग जब एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल स्ट्रेसेस, किसी बुक में आपको लोड राइट किया हुआ मिलेगा, या किसी बुक में स्ट्रेस मिलेगा। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर लोड पढ़ाए थे और बुक में स्ट्रेस गिवन है। क्लियर? तो लोड भी मिल सकता है, स्ट्रेस भी मिल सकता है। विदाउट लोड तो स्ट्रेस डेवलप करेगा ही नहीं। क्लियर ना? तो जब किसी भी बॉडी पे या मटेरियल पे हम एक्सटर्नल लोड या स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है। ये देख लीजिए, आपको डिफॉर्मेशन दिख रहा है। बिफोर लोडिंग मतलब लोड लगाने से पहले बॉडी का शेप क्या है? ये है, यही है ना। जब हम लोड लगा दिए तो बॉडी के शेप में चेंज आ गया, वो चेंजिंग ये है। तो जैसे ही हम लोड को रिमूव करेंगे फिर ये वापस अपने ओरिजिनल डायमेंशन को, ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर? अब ऐसे समझिए, ग्राफ पे समझिए। जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाएंगे तो वहाँ और क्लियर करेंगे। ये हमारा ग्राफ है और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है? यहाँ से हम लोड लगाना स्टार्ट किए, किसी भी बॉडी पे दिखा रहे हैं, लोड लगा, और जैसे हम लोड को रिमूव किए ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, ओरिजिनल डायमेंशन में, ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लिया, मतलब वापस यहाँ पहुँच गया ओरिजिन पे। क्लियर? तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर? चलिए, सेकेंड क्या है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी को समझते हैं। जब हम किसी भी बॉडी पे, देख लीजिए इसी यही है, जब हम किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो क्या होगा? उसमें डिफॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है प्लास्टिसिटी में? परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब लोड रिमूव करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर सकता है। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को ही हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी कब डेवलप करता है किसी भी बॉडी में? तो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट,
अब आप सोच रहे होंगे कि इलास्टिक लिमिट क्या है, तो इस पर हम लोग डीपली बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं इलास्टिक लिमिट। जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे तो इस तरह का हमारा कर्व बनेगा। क्लियर? तो एक प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, एक इलास्टिक लिमिट होता है। ठीक है, ये पॉइंट ये मान लेते ए और ये बी। तो इसके बाद जो हमारा जैसे लोड लगा रहे हैं यहाँ तक पहुँच रहा है, तो यहाँ तक में क्या हो रहा है कि वो लोड यहाँ से जैसे रिमूव कर रहे हैं इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर ले रहा है, तो वो इलास्टिसिटी हो जा रहा है। बट इस पॉइंट के बाद जैसे हमारे इस पॉइंट के बाद लोड इंक्रीज किया कि वो ओरिजिनल डायमेंशन को वो गेन नहीं कर सकता है, तो इसी को ही हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए। क्लियर? चलिए अब इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है इलास्टिसिटी। समझिए, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए मटेरियल डिफॉर्म अंडर द लोड और स्ट्रेस इज इनेबल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल डायमेंशन व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। क्लियर? चलिए प्लास्टिसिटी का डिफिनेशन क्या है? प्लास्टिसिटी का डिफिनेशन है कि अ मटेरियल विच कैन अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन ये इसमें इंपॉर्टेंट है, परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर, बिना फेल किए। ठीक है, रप्चर का मतलब बिना टूटे, बाय द एप्लीकेशन ऑफ लोड एंड इट हैज नो टेंडेंसी टू रिकवर। रिकवर का इसमें टेंडेंसी नहीं होता है प्लास्टिसिटी में। क्लियर? दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज नोन एज प्लास्टिसिटी। क्लियर? चलिए थर्ड क्या था हमारा? थर्ड डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी को समझते हैं। जब हम किसी भी बॉडी पे लोड लगा रहे हों, सब लोड से ही रिलेटेड है यहाँ पे, जब हम किसी भी बॉडी पे लोड लगा रहे हों तो इसका क्रॉस सेक्शन, वो भी टेंसाइल लोड, जब हम किसी भी बॉडी पे टेंसाइल लोड लगा रहे हों, क्लियर, तो उसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? रिड्यूस कर जाएगा। इससे पहले जो हम लोग इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी समझे, उस पर हम कोई भी लोड लगा सकते हैं, मतलब टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव। बट यहाँ पे एकदम स्पेशली डिफाइन है डक्टिलिटी में कि जब हम किसी भी बॉडी पे टेंसाइल लोड लगा रहे हो तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो रिड्यूस कर रहा है। देख रहे हैं, लोड लगाने से पहले क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? ज़्यादा है, ये दिख रहा है ना, और अभी लोड लगाने के बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस कर गया। तो जब वो लोड एक्सटर्नल लोड लगा रहे हो, मतलब टेंसाइल लोड, और वो क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस करता चला जा रहा हो, तो और बिना फेल किए, बिना रप्चर हुए, बिना टूटे, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी आपको कहाँ दिखेगा? तो ये प्रॉपर्टी आपको कॉपर या टंगस्टन में दिखेगा। ये और भी मटेरियल है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का यूज कहाँ किया जाता है? तो वायर बनाने में, तार बनाने में। इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग कहते हैं डक्टिलिटी। क्लियर? चलिए अब फोर्थ क्या है? ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस तो आप समझ ही रहे होंगे। हम ब्रिटलनेस मतलब जब किसी भी बॉडी पे हम एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं तो वो बिना मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के, या लिटिल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब मान लीजिए हल्का डिफॉर्मेशन हो रहा हो, या ऐसा हो रहा कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं भी हो रहा, बिना डिफॉर्मेशन के टूट जा रहा हो, मतलब रप्चर हो जा रहा हो, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग ब्रिटलनेस कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? कंक्रीट या कास्ट आयरन, क्योंकि वो बिना डिफॉर्मेशन के ही, बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के ही फेल कर जाता है। क्लियर? तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं दोनों का। डक्टिलिटी, ductility is the characteristics which permits a material to be drawn out longitudinally to a reduced section under the action of a tensile force. Clear? बस ये definition है इसका। और brittleness, a material which permits which rupture with little or no plastic deformation। वही बात करना कि हल्का डिफॉर्मेशन या बिना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के क्या कर जा रहा है? वो फेल कर जा रहा है। रप्चर का मतलब टूटना। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज नोन एज ब्रिटलनेस। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी को समझिए अब आप। मतलब जब हम किसी भी बॉडी पे लोड लगाएंगे, वो भी कॉम्प्रेसिव लोड, मतलब हैमर से मान लीजिए हम किसी भी मटेरियल पे या बॉडी पे हम लोड ट्रांसफ़र कर रहे हैं,
ठीक है। तो वो क्या हो रहा कि उसका जो एक्सटेंशन है वो ऑल डायरेक्शन में हो रहा हो, एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन, क्लियर, विदाउट रप्चर। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं। यहाँ पे कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई होता है, ध्यान दीजिएगा, एकदम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है मिल जाए। डक्टिलिटी में टेंसाइल फोर्स, मेलेबिलिटी में कॉम्प्रेसिव फोर्स। तो ये आपको मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी आपको दिखेगा कहाँ? तो ज्वेलरी शॉप में, जहाँ मतलब हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो सिल्वर के लिए यूज़ करते हैं और गोल्ड के लिए। मतलब ये सारा प्रॉपर्टी आपको सिल्वर और गोल्ड में दिख जाएगा ज्वेलरी शॉप में, कि जब हम उस पर मतलब हैमर यूज़ करते हैं या कॉम्प्रेसिव फोर्स यूज़ करते हैं तो वो एक्सटेंड करता है इन ऑल डायरेक्शन, क्लियर। मेलेबिलिटी के बाद हमारा क्या है? टफनेस। टफनेस भी वही चीज़ है कि किसी भी बॉडी पे जब हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है विदाउट फ्रैक्चर, विदाउट फेल्योर, क्लियर। अगर हम इसको एक्सप्रेस करें मैथमेटिकली तो ये क्या हो जाएगा? टफनेस की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर। चलिए इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। मेलेबिलिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच परमिट्स द मटेरियल टू बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन विदाउट रप्चर, क्लियर। चलिए आगे टफनेस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। टफनेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, क्लियर। जब हम लोग लैब में भी इसका टेस्ट करेंगे, आइजो टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, वहाँ भी हम लोगों को ये देखने को मिलेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्या है? हार्डनेस। अब हार्डनेस कैसा प्रॉपर्टी है? तो ये क्या करता है? ये सरफेस एब्रेशन नहीं होने के लिए मतलब रोकता है, रेसिस्ट करता है। किस ये प्रॉपर्टी जो है सरफेस एब्रेशन नहीं होने देना चाहता है, उसको रेसिस्ट करता है, क्लियर। मतलब इसका एग्जांपल, तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा डायमंड, क्योंकि उसका सरफेस जो होता है वो हार्ड होता है, क्लियर। देख लीजिए डिफिनेशन इसका, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट सरफेस एब्रेशन, मतलब सरफेस एब्रेशन को रोकता है, नहीं होने देना चाहता है। तो इस तरह के प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं हार्डनेस। और लास्ट और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारा स्ट्रेंथ, जो कि पूरा डिज़ाइन जो है इसी प्रॉपर्टी पे डिपेंड है। मतलब डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्लियर। इसका क्या काम है इस प्रॉपर्टी का? कि ये मटेरियल को, ये बॉडी को फेल होने देना नहीं चाहता है, फ्रैक्चर होने देना नहीं चाहता है, ठीक है। तो उसको होने से रोकता है। अगर जब ये फेल कर जा रहा हो, मतलब किसी एक पॉइंट पे जब हम लोड इंक्रीज करते जा रहे हैं तो एक मैक्सिमम लोड पे क्या कर जाएगा? वो फेल कर जाएगा। कोशिश तो करेगा कि फेल ना हो, बट ये एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके वो फेल कर जाएगा। तो जिस लोड पे फेल करेगा वो लोड डिवाइडेड बाय जिस बॉडी पे हम लोड लगा रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हो जाएगा हमारा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, क्लियर। लोड डिवाइडेड बाय एरिया तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेंथ तो होता ही है। तो वो मैक्सिमम लोड पे मतलब फेल कर रहा है, तो मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेस को हम लोग आगे इसको और डीपली बात करेंगे। तो देखिए इसका डिफिनेशन स्ट्रेंथ का, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इनेबल्स इट टू रेसिस्ट फ्रैक्चर अंडर द लोड। द लोड रिक्वायर्ड टू काउज फ्रैक्चर, देखिए यहाँ पे द लोड रिक्वायर्ड काउज्ड फ्रैक्चर, द फ्रैक्चर के दरमियान जो लोड है वो लोड डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, वो क्या हो जाएगा? इज टर्म्ड एज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, क्लियर। चलिए तो हम आज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे बात कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, क्लियर। अब हमारा स्ट्रेस कहते किसको है इसको समझिए। तो देखिए ये हमारा बॉडी है, अब इस पे एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं P, तो ये क्या करेगा? वही काम करेगा। इस बॉडी के जो ओरिजिनल डायमेंशन है, ओरिजिनल शेप है, इस शेप में रहने नहीं देगा, इसके डायमेंशन में डिफॉर्मेशन डेवलप कर देगा, क्लियर। तो देख लेते हैं हम इसका डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? इस तरह का हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। बट इसका जो इंटरनल मॉलिक्यूल है इस बॉडी का
वो क्या करेगा कि इसके डायमेंशन को, इसके शेप को डिफॉर्मेशन होने से रोकेगा। इंटरनल मॉलिक्यूल, तो इसका हम एक सेक्शन कट करते हैं इस बॉडी का और यहाँ पे फिगर बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ये लोड हमारा P लग रहा है। अब क्या कर रहा है, इसका इंटरनल मॉलिक्यूल हर एक पॉइंट पे, मतलब इसको डिफॉर्मेशन नहीं होने देना चाहेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, और उसी का दूसरा नाम है स्ट्रेस। क्लियर? स्ट्रेस और प्रेशर दोनों में डिफरेंस है। स्ट्रेस जो हो गया हमारा वो इंटरनल रेसिस्टेंस है, और प्रेशर जो हो गया वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के कारण आता है। क्लियर? तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सॉरी, सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू लोड जो हम लगा रहे हैं डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये वियर सिग्मा क्या है, वियर सिग्मा इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस, इसी का दूसरा नाम है स्ट्रेस। ठीक है? और एरिया, ये क्या हो गया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, P लोड। क्लियर? तो स्ट्रेस का डिफिनेशन अगर हम डिफाइन करेंगे तो क्या करेंगे, फिजिकली, मैथमेटिकली तो डिफिनेशन पता चल गया, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय एरिया। तो हमारा स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। ये हो जाएगा ना स्ट्रेस, स्ट्रेस का डिफिनेशन देख लीजिए आप। डिफिनेशन, stress is the internal resistance offered by the body to deformation और it is expressed in Newton per mm square। स्ट्रेसेस की न्यूटन, लोड का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और एरिया या तो मीटर स्क्वायर होगा या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा या फिर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये सारे टर्म में हम लोग स्ट्रेस को एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर? चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि कितने टाइप्स का स्ट्रेस होता है। तो देख लीजिए, 2 टाइप्स का स्ट्रेस होता है। एक होता है हमारा नॉमिनल स्ट्रेस और दूसरा एक्चुअल स्ट्रेस। नॉमिनल स्ट्रेस का ही दूसरा नाम है इंजीनियरिंग स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस का दूसरा नाम है ट्रू स्ट्रेस। अब आप इस दोनों को समझिए, नॉमिनल स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस को। मैं बॉडी ले रहा हूँ, ये हमारा एक बॉडी है, इस पे एक्सटर्नल लोड लगा दिए P। तो बॉडी का जो एरिया है बिफोर अप्लाइंग लोड वो क्या है A नोट, और जब हम लोड लगाए तो उस क्या हो गया, उसका डिफॉर्मेशन चेंज कर गया, तो उसका एरिया जो हो गया वो चेंज एरिया वो A हो जाएगा, उसको मान लिए A। तो अब यही एरिया में ही मतलब सारा कॉन्सेप्ट है। अब आप समझिए इसको, नॉमिनल स्ट्रेस को क्या हो जाएगा, नॉमिनल स्ट्रेस कहते किसको है कि जो लोड लग रहा है, लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। ओरिजिनल एरिया वो एरिया जो लोड लगाने से पहले है बॉडी का एरिया। तो लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, इसी को हम लोग कहते हैं नॉमिनल स्ट्रेस। क्लियर? और पूरे इंजीनियरिंग में इसी स्ट्रेस को यूज किया जाता है, लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते होंगे और नहीं किए हैं तो अगर आगे जब प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा तो प्रॉब्लम में जो गिवन होता है वो ओरिजिनल एरिया गिवन होता है, ना कि लोड लगाने के बाद का एरिया गिवन होता है। क्लियर? तो लोड लगाने के बाद तो उसका एरिया चेंज कर जाएगा, बट एक्चुअल एरिया गिवन नहीं होता, वो ओरिजिनल एरिया गिवन होता है। तो लोड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, इसी को हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि पूरा इंजीनियरिंग में इसी स्ट्रेस को यूज किया जाता है। क्लियर? और इसका नाम है, और एक्चुअल स्ट्रेस को समझिए, एक्चुअल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, लोड डिवाइडेड बाय एक्चुअल एरिया। जो एरिया लोड लगाने के बाद
उसका डेवलप किया, वो एरिया से जब डिवाइड करेंगे लोड को तो वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल स्ट्रेस, उसी का दूसरा नाम है ट्रू स्ट्रेस। तो यहाँ पे ए क्या हो जाएगा हमारा, मतलब चेंज एरिया भी कह सकते हैं, चेंज्ड, या फिर एक्चुअल एरिया। और ए नोट क्या हो जाएगा, ये हमारा ओरिजिनल एरिया। क्लियर? चलिए, तो आप नॉमिनल स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस इसको समझ चुके होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। अब हम लोग स्ट्रेन पे बात करते हैं। स्ट्रेन क्या है, यहां भी वही चीज़ है कि लोड लगाने के बाद देखिए स्ट्रेन को समझते हैं। एक बॉडी है, इस पे हम जब लोड लगाए तो क्या हो रहा है, इस बॉडी का जो लेंथ है अभी फिलहाल L है, लोड लगाने से पहले जैसे हम लोड लगाएं इसका डिफॉर्मेशन चेंज कर गया और ये लेंथ भी इसका चेंज, मतलब डेल एल इसका इंक्रीज कर गया, ये है डिफॉर्मेशन, डेल एल इसका लेंथ इंक्रीज कर गया। तो इसका डिफिनेशन, तब हम स्ट्रेन क्या कहेंगे, इसका डिफिनेशन क्या होगा कि डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, यही होगा ना। मतलब स्ट्रेन इज इक्वल टू, जिसको हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, डिफॉर्मेशन क्या हुआ, डेल एल, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ डिफॉर्मेशन। देखिए डिफॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है, ये जो वर्ड यूज किया गया इन द डायरेक्शन, ये लाइन जो, ये स्टेटमेंट जो यूज किया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, मतलब ये वाला डिफॉर्मेशन तो आपका यहाँ भी हो रहा है। डिफॉर्मेशन जिस डायरेक्शन में लोड नहीं लग रहा है वहाँ भी डिफॉर्मेशन डेवलप कर रहा है, बट हमें वो डिफॉर्मेशन लेना है जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है। क्लियर? अगर हम इसको सिंपली डिफाइन करेंगे, या आप और पहले, इससे पहले पढ़े भी होंगे, स्ट्रेन का डिफिनेशन क्या है, ये दो टर्म का रेशियो है, दिख ही रहा है आपको। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज स्ट्रेन। देख लीजिए डिफिनेशन भी ऊपर में, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ लोड इज नोन एज स्ट्रेन। क्लियर? चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।